हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं और यह जो है 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट करवा दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का जीके का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप साइंस को लेसन वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं बायोलॉजी से स्टार्ट किया हूं, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो चलिए आज हम लोग जो है वो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। हमको जो है वो साइंस का क्वेश्चन करना है, तो इसमें जो है वो पहला आपका मैथ का दिया हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं मिल करके, और ए अकेले जो है वो 30 दिन में करता है। तो ए प्लस बी जो है वो मिल करके 20 दिन में कर रहे हैं और ए जो है वो 30 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ए और बी मिल करके 3 दिन में करते हैं और आपका अकेले ये जो है आपका करेगा 2 दिन में। तो ए का वैल्यू जो है वो 2 आ गया, तो बी का वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना करेगा, तो वो 60 दिन में जो है वो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है अब देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो आपका थायराइड ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जो थायराइड ग्रंथि होता है यह गले में मौजूद आपका होता है, आप ये याद रखिएगा। और थायराइड ग्रंथि जो होता है, जब आयोडीन की कमी होती है तो फिर उसके बाद जो है वो घेंगा रोग जो है वो होने का जो है वो आपका कारण होता है। यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो रेडियम को पिंच ब्लेड के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी खोज मैरी क्यूरी ने किया था। तो रेडियम की खोज जो है वो मैरी क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने किया था। इस तत्व की खोज के लिए उन दोनों को 1903 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा किया गया था और उनको इसके लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्टार्ट हुआ था और यह अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है वो दिया जाता है। इसमें जो बॉक्साइड दिया है ये आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। आप जो है कमेंट में बतलाइएगा कि गैलेना जो है वो किस तत्व का जो है वो आपका ऑक्साइड होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो इनमें से सबसे जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। एक ऐसा तत्व है जिसका नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान है, अतः इनमें से जो है वो सबसे अस्थायी जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो है मैथ का क्वेश्चन है कि m+1/m = 5 है, तो m² + 1/m² का मान कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब भी प्लस में दिया रहता है और m² का वैल्यू पूछ रहा है ऐसे में, तो इसका जो है वो 5² का वैल्यू और -2 कर देंगे, यानी कि 23 इसका जो है वो आंसर आएगा। अगर यही माइनस में रहता है तो जो भी n का वैल्यू दिया रहता है तो n² + 2 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है वो आपका क्वेश्चन है, ये भी जो है वो मैथ का है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो इसका मिलान करना है। तो जो आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए का संश्लेषण होता है। तो पहला का जो है वो डीएनए संश्लेषण हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन के लिए जिम्मेवार होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। वही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसमें देखें तो पहला का हो जाएगा 4 3 4 3 2 और 1, यानी कि 4 3 2 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप जो है इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो जल में जब घुलती है CO2 तो इसमें से कौन सा जो है वो गैस उत्पन्न होता है, तो दुर्बल अम्ल जो है वो आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिरका
का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरका का जो व्यापारिक नाम है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। इसका जलीय यह जो है जलीय विलियम होता है, जिसमें 6 से 7% एसिटिक एसिड तथा शेष जो है वो पानी मिलाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में जो है वो मिलती है। टार्टरिक एसिड आपका जो है वो इमली में शायद जो है वो मिलती है। कंफर्म आप हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स जो है वो निम्न ताप से संबंधित विज्ञान है। इसमें जो है वो अनुप्रयोगों से जुड़ी होती है, जो कि क्रायोजेनिक्स आपको कहलाती है। यानी कि विज्ञान का वह शाखा जो अति निम्न तापक्रम के बारे में बतलाता है, उसको जो है वो क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। और उच्च ताप को अगर मापा जाता है तो आपका पैरोमीटर से जो है वो आपका मापा जाता है। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जो है वो हम लोग पांचवें अवस्था को जो है वो जानते हैं। पहले तीन आपका गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, फिर उसके बाद प्लाज्मा होता है, और फिर इसके बाद ये पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। तो जो आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, यानी कि वेव नेचर है, यह जो है आपका हाइगेंस द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा जो है वो मोशन के जो है वो 3 गतियों के बारे में बतलाया है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान फिल ब्लैंक से चलेगा। यानी कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वो एक समान त्वरण से जो है वो आपका चलेगा। एक्सेलरेशन का जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक्सेलरेशन का अगर डिफिनेशन होगा तो जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। गति को भी मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। और संवेग जो आपका होता है वो आपका जो संवेग होता है इसको केजी मीटर सेकेंड में जो है वो मापा जाता है। और आपका इसमें से जो स्केलर क्वांटिटी आपका गति है, बाकी सारे के सारे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह जो है क्या वायु से गुजरने पर, जल से, निर्वात में, या फिर कांच से। तो जब यह आपका जल से गुजरता है तब इसकी जो है वो कम होती है। माफ कीजिएगा, देखिए इसका आंसर जो होगा आपका प्रकाश की गति न्यूनतम जो है वो आपका कांच से होकर जब गुजरती है तब आपका होता है। और ये जो गति डिपेंड करता है कि उसका अपवर्तनांक जो है वो कितना है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें जो है वो गति तेज चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, यह जो है किसके कारण होता है? तो यह कोशिकीय क्रिया के कारण होता है। यानी कि केशिकत्व, जिसको कैपिलरी कहा जाता है, उसके कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश के बूंदे जो है वो गोल हो जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा। मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो जो आपका रियर व्यू मिरर जो होता है वह आपका उसमें उत्तल दर्पण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोटर कार के पक्ष में जो है वो किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है आपका दाढ़ी यानी कि शेविंग करने में, या फिर जो टॉर्च लाइट होता है, या फिर जो आपका डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला है कि तड़ित चालक निर्मित होता है। तो जो आपका तड़ित चालक है वो आपका तांबा से निर्मित होता है, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत के रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी कि जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और यह तांबा का निर्मित होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है वो कौन सा है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है वो आपका क्वार्क होता है, जो कि एक प्रकाश का प्राथमिक कण है और पदार्थ का एक मूलभूत घटक है। क्वार्क
मिलकर मिश्रित कण बनते हैं जिन्हें हेड्रॉन कहते हैं। यानी कि जब बहुत सारा क्वार्क मिलता है तो वह जो है आपका हेड्रॉन बनता है, जिनमें से सबसे स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि परमाणु नाभिक के घटक होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है? तो आपका हाइड्रोजन आपका ईंधन है। कोयला, डीजल और पेट्रोल जो है आपके ये पॉल्यूशन करने वाले आपके ईंधन है, आप ये याद रखिएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यानी कि इसको जो है वो आपका सुमेलित करना है। तो विटामिन सी जो है वह स्कर्वी से संबंधित है, यानी कि पहला का जो है वो 2 नंबर हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो आपका रिकेट से, यानी कि दूसरा का जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी जो है वो आपका बेरी से संबंधित हो जाएगा। और विटामिन ए जो है वो आपका रतौंधी से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें जो है वो आपकी जगह ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा, क्योंकि विटामिन ए का जो है वो रतौंधी हो रहा है, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? तो जो आपका ईईजी है इसको इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम कहा जाता है, और यह मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित है। और एक होता है ईसीजी जो कि हृदय से संबंधित होता है। ईसी और जी, ईसीजी का जो है वो टेस्ट होता है। अगला है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो रेडियो सक्रियता की खोज, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, वो हेनरी बैकरेल ने किया था, जो कि 1896 में जो है वो किया गया था। और रेडियो एक्टिव किरणों को वैकरल किरण भी कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। वैश्विक स्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है, क्योंकि जो वैश्विक स्त्री होता है उसमें अभ्रक का प्रयोग होता है। ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, क्योंकि ताप तथा विद्युत दोनों का जो है वो आपका कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए अभ्रक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर की 79 नंबर की जल में सामान्य लवण के घोल में घोला जाता है। तो जो आपका जल में सामान्य लवण का घोल जो है वो धनात्मक आयन सोडियम तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, सोडियम का धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन जो है वो जल में सामान्य लवण की तरह जो है वो घुलता है। यानी कि Na+ और Cl- आपका आंसर होगा। और इसका जो है वो इसमें गुणा करना है, बोल रहा है कि अंतिम 3 अंक बतलाना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका कि HCl CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्यों? यानी कि जो आपका HCl है वो आपका CH3 एसिटिक एसिड से अधिक शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र हवा में लोहे के जंग में शामिल होता है। तो आर्द्र हवा में जो लोहे का जंग जो है वो आपका शामिल होता है जल योजन के कारण, यानी कि लोहे का जल योजन के कारण जो है वो होता है। यानी कि लोहे में जल का अवशोषण शामिल होता है, इसीलिए लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगने का रासायनिक आपका परिवर्तन है, यानी कि लोहा जंग लग जाता है तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है तथा लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, और यह भूरी परत के रूप में जो है वो जमा हो जाता है। लोहे के जस्तीकरण चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, अतः इस जस्तीकृत प्रक्रिया द्वारा लोहे की जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि लोहे को जंग से बचाने का तरीका आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक धातु जीले से लोह के साथ मिलकर के स्टेनलेस
स्टील बनाया जाता है वह धातु आपका कौन सा है? तो वो आपका क्रोमियम धातु है। अब आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो साइंस का ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 25 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट किया साइंस का, जो कि डिटेल में अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ, अगर आप उसको लिख करके रिवाइज करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।